देखिए, कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जितनी भी हमारे नॉन मूविंग मटेरियल हैं या ऑब्सलीट मटेरियल हैं उनकी रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में। तो देखो, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बता दिए थे कि अगर कोई नॉन मूविंग मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन है एंड हैविंग नो अदर यूज, यानी अगर वो गोडाउन में पड़ा है बहुत सालों से लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो उस केस में उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो निल हो जाएगी। हैविंग सम स्क्रैप, यानी जो ऑब्सलीट मटेरियल हमारे गोडाउन में पड़ा है, अगर ऑफर नहीं आएगा तो हम उसको स्क्रैप के रूप में बेच सकते हैं। अब ऑफर आ गया तो अगर ऑफर आ गया तो हमें स्क्रैप वैल्यू का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। अगर हमारा जो मटेरियल है वो टॉक्सिक नेचर का मटेरियल है, हैविंग सम डिस्पोजल कॉस्ट, यानी अगर ऑफर नहीं आता है तो हम इस पर्टिकुलर मटेरियल को जो कि टॉक्सिक नेचर का है इसे डिस्पोज ऑफ करवा देंगे। अब अगर डिस्पोज ऑफ करवा दोगे तो आपका खर्चा होगा, तो डिस्पोज ऑफ करवाने का खर्चा हो रहा है 400 रुपए का। अब उसी मटेरियल के लिए ऑफर आ गया, तो जब हम अगर मटेरियल को ऑफर पर लगा देंगे तो यानी हमें इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करवाना पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे 400 रुपए की जो कॉस्ट में सेविंग है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहां पर जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो नेगेटिव जाएगी, यानी बेसिकली द रेलेवेंट कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। आइएगा अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हैविंग सब्स्टिट्यूट यूज। आइएगा, नॉन मूविंग मटेरियल है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि हमने एक ऑफर एक्सेप्ट किया है जहां पर कोई दूसरा मटेरियल यूज आता है। हम वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुके हैं और वहां पर हमारा कोई दूसरा मटेरियल काम में आता है। हमें ये पता लगा कि हमारे पास गोडाउन में जो मटेरियल पड़ा है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस नए मटेरियल की जगह पर। यानी आप ऐसे समझिएगा, हमारे गोडाउन में पड़ा है M1 और एक ऑफर पर लगेगा M2। ये ऑफर एक्सेप्टेड है। ये ऑफर एक्सेप्टेड है। अब हमें क्या पता लगता है कि अगर हम ये ऑफर ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो हमें M2 खरीदना पड़ेगा, लेकिन तभी हमें पता लगा कि हमारे गोडाउन में जो पड़ा हुआ M1 है वो इस M2 की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी अगर ये मटेरियल हम चाहें तो M2 की जगह पर लगा देंगे तो हमें M2 परचेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय पर M1 के लिए ऑफर आ गया। अब जरा समझो, अगर M1 का ऑफर न आता तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमें M2 नहीं खरीदना पड़ता। हमें M2 नहीं खरीदना पड़ता क्योंकि हम M1 को इसकी जगह पर काम में ले लेते। लेकिन अब ऑफर आने की वजह से मुझे M2 खरीदना पड़ेगा। ऑफर आने की वजह से मुझे M2 क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो अब अगर मैं M2 को परचेस कर रहा हूं, अगर मैं M2 को परचेस कर रहा हूं तो उसकी परचेस कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट के रूप में आ जाएगी। यानी करंट परचेस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल। सर ये वापस बता दो। देखो, मेरे गोडाउन में M1 पड़ा हुआ है, ऑब्सलीट है, नॉन मूविंग है, और मैंने एक ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है M2 का।
अब सोचो, मुझे ये पता लगा कि मैं इस M1 को रिप्लेस कर सकता हूं M2 की जगह पर। तो बताओ, ये खाली पड़ा था, बेकार पड़ा था। अगर ये यहां यूज हो जाएगा M2 की जगह पर, तो मुझे M2 नहीं खरीदना पड़ेगा ना। मेरी M2 की कॉस्ट बच गई कि नहीं बच गई? यस सर। क्योंकि M1 को मैं यूज कर लूंगा M2 पर। लेकिन अब क्या हुआ कि M1 के लिए ऑफर आ गया, M1 के लिए ऑफर आ गया, तो M1 को ऑफर पर डाल दूंगा। तो यस सर। बताओ, क्या M2 खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा अब? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑफर ना आता, तो ये मेरी M2 की जो कॉस्ट है उसमें बचा बचा रहा था कि नहीं बचा रहा था? वो मेरी M2 की कॉस्ट नहीं लग रही थी। हाँ सर। लेकिन अब अगर मैं M1 को किसी ऑफर पर लगा देता हूं, तो मुझे M2 भी तो खरीदना पड़ गया ना। यस सर। वो नहीं खरीदना पड़ता क्योंकि M1 यूज आ रहा था, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। तो यानी हमारे पास एक रूल बन गया कि कोई भी नॉन मूविंग मटेरियल जिसका सब्स्टिट्यूट यूज पॉसिबल है, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि उस मटेरियल का ऑफर आ गया, तो इमीडिएटली हमें ध्यान रखना है कि जो मटेरियल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, जिस मटेरियल के लिए हम उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, उसकी जो परचेस कॉस्ट है, उसकी जो करंट परचेस कॉस्ट है, वो हमारे लिए क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। आओ, having substitute use but after modification। आइएगा, अब बहुत सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूट यूज तो कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट यूज करने से पहले उसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो बात वही, पहला रूल तो सब्स्टिट्यूशन यूज का है, तो करंट परचेज प्राइस हुई, इसमें से माइनस कर दो मॉडिफिकेशन कॉस्ट। सोचो, अगर M1 को मैं M2 की जगह पर लगाता, तो मेरे पास एक फायदा था, एक नुकसान था। अगर M1 को M2 की जगह पर लगाता, तो M2 की जो करंट परचेज प्राइस है वो बच जाती, लेकिन साथ ही साथ M1 को M2 पर यूज करने के लिए मुझे कुछ मॉडिफिकेशन कॉस्ट करनी पड़ती। लेकिन अब M1 का ऑफर आ गया तो मुझे M2 खरीदना पड़ेगा। तो M2 पर खरीदने की जो कॉस्ट आई वो मेरे लिए नुकसान हो गया, लेकिन साथ ही साथ मेरा जो मॉडिफिकेशन का पैसा था वो बच गया। यानी आप ऐसे समझो, ये M1 है, M2 है, ठीक है। M2 की कॉस्ट आती 4,000, तो मैं M1 को अगर M2 पर ले जाऊंगा, तो मुझे मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और उस मॉडिफिकेशन पर 400 रुपए खर्च होंगे। यानी अगर मैं मॉडिफिकेशन करवा लेता हूं, तो M1 को M2 पर यूज कर सकता हूं। पहले डायरेक्ट यूज था, इस बार आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये ऑफर ना आता, यानी अगर इसका ऑफर ना आता, तो क्या हो रहा होता वो समझो बस आप। इसका ऑफर ना आता तो क्या होता, ये M2 की जगह काम में आता, तो M2 पर मेरे 4,000 रुपए बचा देता। लेकिन इस 4,000 रुपए को बचाने के लिए मुझे 400 रुपए का खर्चा करना पड़ता, तो नेट मेरा क्या बचता? 3,600 रुपए। अब अगर अब अगर M1 को यूज ही नहीं करूंगा M2 की जगह पर, तो अब मेरे पास 3,600 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। 3,600 रुपए का फायदा होता अगर ये M1 का ऑफर ना आता, क्योंकि मैं इसे सब्स्टिट्यूट की जगह पर यूज कर लेता। लेकिन ऑफर आने की वजह से मेरा जो फायदा था 3,600 रुपए का, वो नुकसान में बदल गया।
तो यानी व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस माइनस मॉडिफिकेशन कॉस्ट, ये आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। नेक्स्ट, हैविंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट, अब समझिएगा, हैविंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स यानी मेरे पास जो ऑब्सोलीट मटेरियल पड़ा है उसके अब कई यूजेस हैं। स्क्रैप में बिक सकता है 2,000 रुपए का, और सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है जहां ये मेरे 2400 रुपए बचा देगा। दो अल्टरनेटिव आ गए। अभी आज यहीं से चालू किया है सब्स्टिट्यूट यूज से। आ जाइए, तो अब मेरी बात समझो। M1 के पास दो ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन अवेलेबल थे। M1 को बेचा जा सकता था 2,000 की वैल्यू पर, या फिर हम M1 को सब्स्टिट्यूट यूज में ले सकते थे जहां वो हमारे 2400 रुपए बचा था। तो बताओ, अगर M1 का ऑफर न आता तो हम इन दोनों में से क्या कर रहे होते? हम उसे बेच रहे होते या हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर? हमें सबसे ज्यादा फायदा कहां पर था? सब्स्टिट्यूट यूज पर। तो यानी अगर M1 का ऑफर न आता तो हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिव हैं हम उनमें से जो बेस्ट होता उसको सेलेक्ट करते। लेकिन अब ऑफर आ गया, लेकिन अब ऑफर आ गया, तो ऑफर आ गया तो हमारे पास वो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो द रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाईएस्ट बेनिफिट ऑल्टरनेटिव। ये लीजिएगा, ये मैंने आपको मटेरियल के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट बता दिए हैं। सबके शॉर्ट रूल्स आपके पास हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आपको अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि इनमें से आपके पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, और आप उसी रूल के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इससे रिलेटेड बन सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 107। क्या पूछा है मैंने? संक कॉस्ट क्या है? आर रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, आर डिफरेंशियल फॉर द डिसीजन मेकिंग, आर इग्नोर्ड when evaluating the alternatives, और none of the above। ये पूछ रहा है कि संक कॉस्ट इनमें से क्या होती है। तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी है कि संक कॉस्ट इग्नोर की जाती है जब हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास 107 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आइए,
क्वेश्चन नंबर 109 पढ़िए आराम से। H Limited has some material that original cost is 74,600. The material has a scrap value of 57,400 as is, but if reworked at a cost of rupees 1,500, then it could be sold for rupees 54,400. आओ, हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है मटेरियल के। हमारे पास ऑल्टरनेटिव वन क्या है? मैं इस मटेरियल को स्क्रैप के रूप में बेच सकता हूं। लीजिए, अगर स्क्रैप के रूप में बेचूंगा तो मुझे 57,400 मुझे मिलेंगे। दैट इज माय ऑल्टरनेटिव वन। इसी मटेरियल का एक और ऑल्टरनेटिव भी है, ऑल्टरनेटिव टू। मैं इस मटेरियल पर कुछ वर्क करवाऊं, इसको स्लाइटली मॉडिफाइड करूं और मॉडिफाइड करके मैं इसे मार्केट में बेच दूं, यानी सेल कर दूंगा। ठीक है, आफ्टर रिवर्क। तो बताइए, अगर मैं रिवर्क करवाने के बाद सेल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 54,400 में बेचूंगा, लेकिन रिवर्क करवाने के 1,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लीजिए, मुझे नेट बेनिफिट कितना हो गया बताइए। तो 54,400 माइनस 1,500, 52,900 आ गया। ये लीजिए, आओ अब सुनना इसने क्या पूछा है। व्हाट वुड बी द इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिट? कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमने एक डिसीजन ले लिया कि हम उसे रिवर्क करेंगे और बेच देंगे, रेदर देन सेलिंग इट एज अ स्क्रैप। यानी हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं। अगर हम ए ऑल्टरनेटिव पर जाते हैं तो हमें 57,400 का बेनिफिट मिलेगा, 57,400 का। और अगर हम ऑल्टरनेटिव टू पर जाते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा 52,900 का। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑल्टरनेटिव वन को सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप इस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर चुके हैं। आप इस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बताओ अब आपके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो मैं अगर स्क्रैप के रूप में बेचता तो 57,400 कमा सकता था, लेकिन मैंने उसे 52,900 वाले ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज कर लिया, तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बताइए कितने से डिक्रीज हो गया? मैं कमा सकता था 57,400, जबकि मैंने केवल 52,900 में बेच दिया। तो प्रॉफिट विल डिक्रीज, 52,900 माइनस 57,400, तो यानी 4700 से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बताइए, क्लियर बिल्कुल? चलूं आगे? सबको क्लियर है? आइए नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास
आइए 113, क्वेश्चन नंबर 113, देखिए इसने क्या बोला है। M Corporation is a specialty component manufacturer with the idle capacity. Management would like to use its extra capacity to generate the profit. A potential customer has offered to buy 6,500 units of a component VGI. Each unit of VGI requires 1 unit of material A and 5 units of material B. एक यूनिट को बनाने में आपको मटेरियल ए की कितनी यूनिट चाहिए? 1 यूनिट। और 1 यूनिट वीजीआई कंपोनेंट बनाने के लिए मटेरियल बी की 5 यूनिट चाहिए। अब आपको डेटा दे रखा है, मटेरियल ए ऑलरेडी इन स्टॉक है, ओरिजिनल कॉस्ट, चलिए करंट परचेज प्राइस, डिस्पोजल वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू है। बी यूनिट्स इन स्टॉक, ओरिजिनल, करंट प्राइस और डिस्पोजल। आ जाओ पहला पॉइंट, मटेरियल ए इज इन यूज इन मेनी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट एंड इज रूटीनली रिप्लेस्ड, मतलब रेगुलर यूज मटेरियल, सोचना ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको रूल बता दिया कि अगर रेगुलर यूज मटेरियल है तो गोडाउन में हो, गोडाउन में ना हो। आपको टोटल कितनी यूनिट चाहिए? इधर देखना, 1 यूनिट लगती है एक वीजीआई को बनाने में। तो आप अगर 6,500 वीजीआई बनाओगे तो 6,500 यूनिट ए चाहिए, ए 6,500 यूनिट इनटू इसकी करंट परचेज प्राइस बता दो, तो करंट मार्केट प्राइस है 9.4। जैसे ही मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो ए है वो रेगुलर यूज मटेरियल है, तो रेगुलर यूज है तो इमीडिएटली मेरे पास रूल तैयार है, 6,500 इंटू 9.4, 61,000। बताइए यहां तक की बात क्लियर? अब बी पर आ जाओ। बी की 1 यूनिट को बनाने में 5 यूनिट चाहिए, तो इसका मतलब बी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 6,500 इंटू 5, 32,500 चाहिए मुझे। ये बी चाहिए और ये मुझे चाहिए था 6,500 केवल। आओ जरा बी के पास देखते हैं। मटेरियल बी इज नो लॉन्गर यूज्ड बाय द कंपनी इन एनी ऑफ इट्स नॉर्मल प्रोडक्ट, यानी नॉन मूविंग मटेरियल है। अब नॉन मूविंग मटेरियल है और ऑलरेडी गोडाउन में 33,960 पड़ा हुआ है। बताओ केस क्या लगा? ऑलरेडी इन गोडाउन का पूरा ऑलरेडी इन गोडाउन है। आ जाओ, तो अब सबसे पहली चीज, अगर ऑलरेडी इन गोडाउन है और अब आपको स्क्रैप वैल्यू उसने दे रखी है, कोई सब्स्टिट्यूट यूज नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं दे रखा, सिंपली केवल ये दे रखा है कि जो मटेरियल बी है वो नॉन मूविंग मटेरियल है। तो अब नॉन मूविंग के केसेस पर सोचो, तो इमीडिएटली मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल गई और कोई पॉइंट नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो लो, मेरे पास 32,500 यूनिट इंटू स्क्रैप है 3.50। बताओ कितने का नुकसान हो गया? तो 32,500 इंटू 3.5, 113,750। रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लो, तो 113,750 प्लस 61,100 दैट इज 174। तो बताइए आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ गया।
बताओ, इजी है बिल्कुल। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बस एग्जाम्स में, रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके पास। चलूं आगे। नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 132। देखो इसने क्या बोला है, सुनना। A company need 2000 kg of material for a contract it has been asked to quote for. The currently have 1500 kg in inventory and the material is in regular use. अब इमीडिएटली दिमाग में ले आओ, कितनी है कितनी नहीं है, कितनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। द रूल इज क्रिस्टल क्लियर। अगर मुझे एक रेगुलर यूज मटेरियल के लिए आंसर निकालना है तो मुझे अब उसकी करंट परचेस प्राइस ढूंढनी है बस। इन्वेंट्री की ओरिजिनल कॉस्ट जब खरीदा था 8 रुपए थी, करंट रिप्लेसमेंट प्राइस 10 है, मटेरियल को 9 में बेचा जा सकता है, तो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द मटेरियल। तो रूल अगर क्लियर है ना तो विद इन 10 सेकेंड आपके पास आंसर रेडी है। तो लीजिएगा, रेगुलर यूज है सबसे बढ़िया बात। तो रेगुलर यूज है तो मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए ऑफर के लिए, 2000। और मैं रेगुलर यूज मटेरियल को जितना मुझे मेरे ऑफर के लिए चाहिए, मैं उसको करंट परचेस प्राइस से निकाल देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय करंट परचेस प्राइस। बताइए, द आंसर विल बी ऑप्शन ए, कि मेरे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी आपके पास 20,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 134। आइए क्या बोल रहे हैं, देखो अब इसको समझना। The calculus company has 800 obsolete calculators that are carried in the inventory at a total cost of 53,400। एक ऑब्सलीट कैलकुलेटर हमारे पास है, नॉन मूविंग कैलकुलेटर, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 53,400 है। If these calculators are upgraded at a total cost of 20,000, अगर हम इन कैलकुलेटर्स को अपग्रेड कर दें तो उसमें 20,000 का खर्चा आएगा, लेकिन फिर हम उनको 60,000 रुपए में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव 1 तो क्या दिया है, मैं 60,000 में बेच सकता हूं, लेकिन 60,000 में बेचने के लिए मुझे खर्चा कितना करना पड़ेगा, 20। तो इसका मतलब एक तरह से मेरे पास जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो होगी 40। और ऑल्टरनेटिव 2, इनको प्रेजेंट कंडीशन में बेच सकता हूं, तो प्रेजेंट कंडीशन में बेचूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 22,400। नाउ लेकिन क्वेश्चन क्या मांगा है, द संक कॉस्ट इन दिस सिचुएशन। आपसे इस बार रेलेवेंट कॉस्ट नहीं मांगी, आपसे पूछा है कि संक कॉस्ट क्या है। तो बताइए, ये दोनों तो डिसीजन के लिए हैं, तो संक कॉस्ट क्या हो गई, मैंने आपको बताया था, ऑब्सलीट मटेरियल के रेस्पेक्ट में उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो हमेशा संक कॉस्ट होती है। तो यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है,
इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 53,400 और ये लीजिए, ये आपके पास सन कॉस्ट हो गई। तो द राइट आंसर इज डी, 53,400 इज अवर संक कॉस्ट। बोलो क्लियर बिल्कुल। आई क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए क्या बोल रहा है। एन एम पेड ₹5,30,000 for a machine used to the powder wheat. The machine can be sold for ₹130. The sale value of wheat is 8 lakh and its variable cost is 450. The opportunity cost of producing the wheat flour. देखो हमारे पास जो मशीन है, हमारे पास उस मशीन के दो यूजेस हैं, आपको समझ ही आ गया होगा। एक, हम उस मशीन से प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में बेचें, या फिर हम उस मशीन को ही ले जाकर बेच दें। अब हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया? हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम व्हीट फ्लोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी हम व्हीट फ्लोर प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे। तो इसका मतलब ये जो मशीन है वो काम में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मशीन को बेच नहीं पाऊंगा, तो मैंने मेरा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो फॉरगो कर दिया कि मैं इसे एक पीस पर बेच नहीं पाऊंगा। तो दिस 130 इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई मेरे पास? 130। नॉट टू बी सोल्ड। ये लीजिए, तो क्लियर बिल्कुल आंसर। 145 वाले में इसने पूछा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालकर बताओ, अगर आप प्रोडक्ट को बनाना चालू कर देते हो। तो अगर हम प्रोडक्ट को बनाना चालू कर देते हैं तो हम उस मशीन को बेच नहीं पाएंगे, और अगर बेच नहीं पाएंगे तो हमारा 130 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो वही 130 हमारी क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। आइएगा, इस शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली जो सेक्शन बी के साथ हमारे कवर होते हैं, क्या बोला है उसने वो देखिएगा। अ कंपनी इंटेंड्स टू कोट फॉर मेकिंग अ यूनिक प्रोडक्ट विच नीड 15 kg ऑफ टी एंड 20 kg ऑफ सी। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जिसको बनाने के लिए आपको दो तरह के मटेरियल चाहिए। 15 kg तो टी चाहिए और 20 kg आपको सी चाहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू दीज टू मेटल्स। टी की क्वांटिटी 10 है और मुझे टी चाहिए कितना? 15। क्लियर? यानी जितना चाहिए गोडाउन में उतना तो नहीं है। आओ आगे चलते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस दे रखी है पर केजी, करंट प्राइस और एनआरबी। इसी तरह से सी की 30 यूनिट है हमारे पास और सी की चाहिए हमें 20 यूनिट, उसके भी डेटा दे रखा है। आ जाओ। सी इज यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय द कंपनी बट टी इज नॉट। If the contract is not awarded, the company will not purchase any more tea
to hold in the stock, what is the relevant cost of the material? तो देखो टी और सी दो हैं, टी नॉन मूविंग है और सी हमारा रेगुलर यूज है। तो रेगुलर यूज में तो कोई समस्या ही नहीं है, हम फटाफट निकाल लेंगे। अब टी पर देख लो पहले, टी की मुझे क्वांटिटी 15 चाहिए, टी की क्वांटिटी 15 चाहिए, इसमें से 10 मेरे पास गोडाउन में ऑलरेडी है, 5 मुझे खरीदनी पड़ेगी अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं तो आ जाओ। सबसे पहले इन 10 पर बात करते हैं जो ऑलरेडी इन गोडाउन में है। ये नॉन मूविंग मटेरियल है, तो जितनी यूनिट गोडाउन में है 10, उनको बेच दूंगा 4000 पर। अगर ऑफर नहीं आता तो मैं उनको 4000 पर केजी के हिसाब से बेच देता। तो इसका मतलब 10 इंटू 4000, क्लियर, बिल्कुल 40 आ गया। और आपके पास जो 5 यूनिट हैं ये तो गोडाउन में है ही नहीं, तो ये तो आपको 100% क्या करनी पड़ेगी, परचेज ही करनी पड़ेगी ऑफर के लिए। तो आप अगर 5 यूनिट को बाजार से खरीदने जाते हो तो आज 6000 के हिसाब से आपको मिलेगी। ये लीजिए 70,000 रुपए। अब आ जाओ सी पर। तो सी में तो हमें समस्या ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, कितनी यूनिट चाहिए, 20। और रेगुलर यूज मटेरियल है, तो रेगुलर यूज की करंट परचेज प्राइस है 1000। टोटल बताइएगा। तो जो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 90,000। तो आंसर हमारे पास हो गया कि रेलेवेंट कॉस्ट जो होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट आएगी। अब बताइए मुझे समझ में आया किस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। मटेरियल की बात हमने की है और मटेरियल से रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी लिए कि अगर रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, देखिएगा एक कंपनी में जो लेबर अपॉइंटेड हैं हम उसकी दो बेसिक कैटेगरी बना रहे हैं, एक कैजुअल लेबर और एक परमानेंट लेबर। कैजुअल और परमानेंट, ठीक है। कैजुअल लेबर कौन होते हैं, कैजुअल लेबर वो होते हैं जिनकी आपको जब जरूरत हो तब आप उन्हें अपॉइंट कर लोगे, और अगर जरूरत नहीं है तो आपको उनको आप हटा दोगे। यानी बेसिकली मैं ये बोलूं कि जब कोई ऑफर मेरे पास आएगा तो उस ऑफर को करने के लिए मैं उस कैजुअल लेबर को बुला लाऊंगा, ऑफर गया तो कैजुअल लेबर को भेज दूंगा, उसको उसकी वेजेस दो और जाओ। परमानेंट लेबर जो मेरे ही अपॉइंटेड है, इवन अगर काम होगा या नहीं होगा उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इस लेबर को अपने यहाँ पर परमानेंटली एम्प्लॉय में रख रखा है। तो हम अपनी लेबर कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं,
कैजुअल लेबर और परमानेंट लेबर। आइएगा, कैजुअल लेबर की दो फिर हिस्से करेंगे। नॉट बिजी ऑब्लिक नो शॉर्ट सप्लाई। नो शॉर्ट सप्लाई यानी जो कैजुअल लेबर है उसकी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब जब अपने ऑफर के लिए जितनी जितनी लेबर चाहिए वो लेबर आपको बाजार से मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई शॉर्ट सप्लाई नहीं है, लेबर बिजी भी नहीं है, फ्री है लेबर बिल्कुल। तो आपको जब जब जितनी लेबर चाहिए आप बाजार जाओ, अपने ऑफर के लिए जितने लेबरर चाहिए उन लेबरर को अपॉइंट कर लो, उनसे अपना काम करवा लो, और काम करने के बाद आप उन्हें क्या कर दो, वापस से भेज दो। तो उस लेबर को हम बोलेंगे कैजुअल लेबर, नॉट इन शॉर्ट सप्लाई, नॉट बिजी। relevant cost is always equal to wages paid। भैया सीधी सी बात है, ऑफर आया, ऑफर के लिए मैंने कैजुअल लेबर को बुलाया, ऑफर आया, ऑफर के लिए मैंने कैजुअल लेबर को बुलाया, और उस कैजुअल लेबर को बुलाकर काम करवाया, तो उसकी जो वेजेस बनती थी वो वेजेस मैंने उसे दे दी। तो भाई अगर मैं किसी भी लेबर को पर्टिकुलर ऑफर के लिए अपॉइंट कर रहा हूं तो उसकी जो वेजेस बनेगी वही वेजेस मेरे ऑफर के लिए क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। आइए, कैजुअल लेबर शॉर्ट सप्लाई, बिजी, यानी सबसे पहली बात, जो कैजुअल लेबर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको शॉर्ट सप्लाई है, मार्केट से आप नहीं ला सकते हो, और आपके पास जो लेबर है वो बिजी है। आपने कुछ लेबर अपॉइंट कर रखी है किसी एक ऑफर के लिए, और ऑफर के लिए वो काम कर रही है, तो वो लेबर तो बिजी है, और एक्स्ट्रा लेबर मार्केट से ला नहीं सकते क्योंकि मार्केट में कैजुअल लेबर की शॉर्ट सप्लाई चल रही है। तो अब जरा सोचो, मार्केट से ला नहीं सकता और मेरे पास एक ऑफर आ गया, मार्केट से ला नहीं सकता और मेरे पास एक ऑफर आ गया, तो मेरे पास अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो एक ही तरीका बचा। वो तरीका क्या बचा, ये जो मेरी बिजी वाली कैजुअल लेबर है इसको ऑफर पर भेज दूं। नई ला नहीं सकता क्योंकि मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है, मेरी लेबर बिजी है, तो मेरे पास मार्केट से लाने का जब ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे अगर ऑफर को लेना है तो मुझे केवल एक ही काम करना पड़ेगा कि मेरे पास जो लेबर बिजी है उस लेबर का करंट वर्क रुकवाऊं और उसे इस ऑफर पर भेज दूं। लेकिन अगर मैं उसका करंट वर्क स्टॉप करवाऊंगा तो जो कंट्रीब्यूशन वो लेबर मुझे कमाकर दे रही थी उस कंट्रीब्यूशन का मुझे नुकसान हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। क्योंकि ये ऑलरेडी बिजी थी, तो ऑलरेडी बिजी थी तो 100% आप ये मान के चलो ये मुझे क्या जनरेट करके दे रही थी, कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही थी। अब अगर मैं इस बिजी लेबर को ऑफर पर ले जाऊंगा तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये लीजिए, द रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेजेस पेड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो कैजुअल लेबर से रिलेटेड दोनों बातों के रूल मैंने आपको बता दिए। कैजुअल लेबर, नो बिजी, नो शॉर्ट सप्लाई, ओनली वेजेस पेड विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट।
अगर कैजुअल लेबर शॉर्ट सप्लाई में है तो वेजेस पेड के साथ साथ आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी आपको क्या करना है, कंसीडर करना पड़ेगा। परमानेंट लेबर नॉट बिजी, नो शॉर्ट सप्लाई। अब जरा सोचो, परमानेंट लेबर है, परमानेंट लेबर का मतलब हो गया कि वो हमारे यहीं रहेगी, काम होगा तो भी रहेगी, काम नहीं होगा तो भी रहेगी। इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है, नॉट बिजी, परमानेंट लेबर बिजी नहीं है, नो शॉर्ट सप्लाई। तो परमानेंट लेबर को तो वैसे भी मुझे मार्केट से नहीं लाना, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन बात यह है कि वो लेबर अभी तक बिजी नहीं है, वो लेबर फ्री बैठी हुई है। अब जरा सोचना, फ्री बैठी है तो भी मैं उसे उसकी सैलरी दे रहा हूं। अब मान लो जिस समय पर वो फ्री बैठी है उसी समय मेरे पास ऑफर आ गया, वो फ्री बैठी है, मुझे पता है कि ये फ्री है, लेकिन मैं फिर भी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो मेरी परमानेंट लेबर है। नौकरी से निकालूंगा तो फ्यूचर में दोबारा अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा। स्किल्ड होती हैं जनरली ये, यानी इनमें कोई ऐसी स्किल है जो एक पर्टिकुलर काम को यही लेबर कर सकती है। तो नॉट बिजी, बिजी नहीं है, नो शॉर्ट सप्लाई। लेकिन जरा सोचो कि अगर ऑफर न भी आता तो भी ये लेबर खाली बैठती और मुझे इसकी सैलरी देनी पड़ती। अब अगर ऑफर आ गया तब क्या कर रहा हूं, ऑफर में काम ही तो करवा रहा हूं इनसे। भैया खाली बैठते उसके बजाय इनसे काम करवा रहा हूं, दे तो इन्हें पहले भी वेजेस रहा था, काम करेंगे तो भी वेजेस दूंगा। तो इसका मतलब द रेलिवेंट कॉस्ट इज निल, द रेलिवेंट कॉस्ट विल बी निल। निल समझ में आया? परमानेंट लेबर है, काम नहीं था, कोई ऑफर नहीं था, तो ये मेरे यहां पर बैठते और इनको बैठने के पैसे मिलते, सैलरी मिलती इनको। अब ऑफर आ गया तो मैंने इनको बोला कि खाली मत बैठो, काम कर लो, खाली मत बैठो काम कर लो। तुम वैसे खाली बैठते क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं था, तब भी मैं तुम्हें 40,000 की सैलरी देता। अब मेरे पास ऑफर आ गया, तो ऑफर आ गया तो भैया तुम खाली मत बैठो, तुम अपने समय को उस ऑफर पर लगा दो, तो भी मैं उनको तो 40 ही दूंगा। तो यानी ये जो 40,000 मैं इस परमानेंट लेबर को दे रहा हूं, ये दोनों ही केस में दे रहा हूं कि चाहे वो काम करें चाहे वो काम ना करें, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू निल, रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू निल। बिजी एंड शॉर्ट सप्लाई, आओ अब मेरी बात को सुनना। परमानेंट लेबर जो मेरे पास काम कर रही है वो बिजी है, मार्केट से और लेबर अपॉइंट नहीं हो सकती है क्योंकि मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की शॉर्ट सप्लाई चल रही है। तो मेरी लेबर तो बिजी है और मैं मार्केट से नई लेबर अपॉइंट नहीं कर सकता। तो अब इसका मतलब एक ही बात हुई, मेरी जो बिजी लेबर है वो जिस जगह पर काम कर रही है वहां से शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी और उसे ऑफर पर लाना पड़ेगा, उसे ऑफर पर लाना पड़ेगा। लेकिन अब एक समस्या है कि लेबर जो है वो बिजी है, इसका मतलब वो कहीं और जब काम कर रही है तो वहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही होगी। लेकिन अब एक बात को सुनना, लेबर परमानेंट है,
अगर वो कोई दूसरी जगह काम नहीं करती तो भी मैं उसे सैलरी देता, खाली बैठती तो भी मैं उसे सैलरी देता, अब उसे अगर ऑफर पर ले आऊंगा तो भी सैलरी दूंगा। तो यहां एक समस्या हो गई कि लेबर बिजी तो है बट उसकी जो वेजेस कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड नेचर की है, वो वेजेस जो है वो फिक्स्ड नेचर की है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिजी लेबर फिर वो परमानेंट नेचर की होने की वजह से उसकी जो वेजेस पेड है ना वो तो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गया। लेबर के परमानेंट होने की वजह से वेजेस कॉस्ट तो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई। अब केवल और केवल एक बात बची, बिजी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कमा रही थी, उस कंट्रीब्यूशन का मुझे नुकसान हो जाएगा। तो यहां जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, बट contribution will be calculated without considering labor, without considering labor। नया कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। आपने जब एक कंट्रीब्यूशन बिजी ऑफर के लिए निकाला होगा तो वहां तो लेबर कॉस्ट माइनस की हुई होगी। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ऑफर था, इसकी सेल प्राइस थी 18,000 माइनस मटेरियल था 4,000 माइनस लेबर थी 5,000, वेरिएबल ओवरहेड थे 2,000। बताओ मैं कंट्रीब्यूशन क्या कमा रहा था? 5 और 4 9 और 2 11, 7,000 का मैं कंट्रीब्यूशन कमा रहा था इस ऑफर से। मेरी जो लेबर थी वो इस ऑफर पर बिजी थी। अब मैं इस लेबर को शिफ्ट करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट में 7 नहीं बोलूंगा, मुझे एक रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालना पड़ेगा। यानी मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ये फिक्स्ड नेचर की है, मैंने भले ही कंट्रीब्यूशन निकालते समय लिखा बट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच ये 5,000 रुपए तो मुझे लेबर को हर हालत में देने पड़ते, मुझे लेबर को हर हालत में देने पड़ते। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा 18 माइनस 6, ये जो 12,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आया ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा। हालांकि अगर आप देखो ना तो बात वही हो गई कि मैं 5 + 7 5 + 7 दोनों को जोड़ता यानी कंट्रीब्यूशन प्लस वेजेस तो भी 12 ही आता। आंसर नहीं, लॉजिक पर जाना है। आंसर तो अगर आप यही फॉर्मूला लगा दोगे ना, वेजेस पेड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, तो भी 12 ही आएगा कि वेजेस पेड 5,000 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट 7,000। बट द रूल इज डिफरेंट। यहां वेजेस तो मेरे लिए रेलेवेंट हो ही नहीं सकती है क्योंकि परमानेंट लेबर होने की वजह से लेबर का पार्ट तो फिक्स्ड हो गया। तो मुझे यहां पर केवल और केवल रेलेवेंट कॉस्ट में क्या लेना है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट लेना है। और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैसे निकालूंगा, उसमें लेबर को इग्नोर करके यानी लेबर को कंसीडर किए बिना जो कंट्रीब्यूशन होगा वही मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट लिया जाएगा। बताइए क्या लेबर की चारों बातें बिल्कुल क्लियर हैं आपको?
casual labor not busy, the relevant cost will be wages paid. Casual labor busy, तो relevant cost will be wages paid plus contribution lost. Permanent labor not busy, no short supply, relevant cost will be nil. परमानेंट लेबर अगर बिजी है एक्सट्रीमली या शॉर्ट सप्लाई है तो केवल और केवल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, बट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट विल बी रिवाइज्ड। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट तो लूंगा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट रिवाइज्ड करके लूंगा। रिवाइज करने का मतलब हो गया कि मैं उसमें से लेबर को इग्नोर करके एक नया कंट्रीब्यूशन निकालूंगा और उस नए कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही रेलेवेंट कॉस्ट आएगी।